आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पाकिस्तान में इस वक्त शिया सुन्नी विवाद ने प्रधानमंत्री इमरान खान की नाक में दम कर रखा है। कराची की सड़कों पर हजारों की तादाद में उतरे सुन्नियों की तस्वीरें इंटरनेट पर तैर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी जंग जारी है। अब तो हत्याओं तक का आह्वान हो रहा है। नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूं और आज के पॉडकास्ट में बात इसी पर कि पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ जो सेंटिमेंट बना है उसके पीछे वजह क्या है, कौन लोग हैं, राजनीति और कट्टरपंथ अपना काम कैसे कर रहे हैं। हर एक बात को गहराई से समझाने के लिए मेरे साथ है मयंक सक्सेना। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे फोन पर बात की। मयंक 1.5 दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं, पहले टीवी और अब डिजिटल मीडिया में हाथ आजमा रहे हैं। विदेशी मामलों पर उनकी निगाह पैनी है और पाकिस्तान में जारी शिया सुन्नी संघर्ष पर वो रिपोर्ट बनाते रहे हैं। आपको एक दिलचस्प बातचीत सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। पहला सवाल तो मेरा ये है, पाकिस्तान के कराची में ये जो प्रदर्शनों का दौर चल रहा है शियाओं के खिलाफ, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, हुआ क्या है? लेकिन इसके पीछे जो है वो 2-3 कारण हैं। और पहला कारण जो है, एक कारण जो वहां पे देखो, एक जो बहुत बेसिक सा कारण है जो दुनिया भर में शिया जो सेक्ट है, जो दो बड़े सेक्ट्स हैं इस्लाम के, वे शिया और सुन्नी। तो उनके बीच जो एक एनिमिटी, एक पुरानी जो है, एक जो झगड़ा उनका चला आ रहा है, तमाम मतभेद और धार्मिक मतभेदों की खासियत ये होती है, वो किसी भी धर्म में हो, कि धार्मिक मतभेद किसी वैचारिक मतभेद की तरह केवल मतभेद नहीं रह पाते। यानी कि जब आपका वैचारिक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट होता है तो आप उसको जो है वो विचार से सुलझाते हैं। आमतौर पे वो बातचीत होते हैं, तर्क होते हैं, आप तर्क से सामने वाले को परास्त करना चाहते हैं। पर जब आप धार्मिक विचारधारा में मतभेद की स्थिति में पहुंचते हैं तो वो अमूमन, और दुनिया में कहीं भी हो, अगर हम इतिहास में जाए तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक रहे हो, चाहे हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव रहे हो, वो संघर्ष हिंसक होते हैं हमेशा। शिया और सुन्नी जो दो सेक्ट हैं, सबसे बड़े इस्लाम के सबसे बड़ा सेक्ट जाहिर सी बात है सुन्नी है और उसके बाद शिया है। तो उनके बीच का एक जो पुराना हिस्टोरिकल जो डिस्प्यूट है, जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, और वो खूनी संघर्ष रहा है इतिहास में। तो वो एक सबसे पहली वजह तो वो है, और उसकी वजह से हजार तरह के बहाने और ढूंढ लिए जाते हैं। दूसरा हिस्सा इसका जो है वो पॉलिटिकल है, जो कि पाकिस्तान एक इस्लामिक डेमोक्रेसी है। और ये बहुत दिलचस्प है कि इस्लामिक डेमोक्रेसी वैसे ही है जैसे हम कहें कि हिंदू राष्ट्र। धर्म का रूल अगर है तो डेमोक्रेसी अपने आप एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। चुनाव हो सकते हैं पर इलेक्शंस का मतलब ये नहीं होता है कि वो डेमोक्रेसी हो केवल। तो एक वहां की पॉलिटिक्स है जहां पर शियाओं की आबादी, शिया माइनॉरिटीज तो है पर उनकी आबादी ऐसी कम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है पर कम नहीं है, 15% आबादी। ऐसा कुछ आंकड़ा था जो मेरा ख्याल है भी कि 220 मिलियन, 22-23 करोड़ पाकिस्तानी हैं और 220 उसमें मिलियन, 5-6 करोड़ के करीब हाँ वही हाँ हाँ, शिया है। तो ठीक। 220 मिलियन जो है वो वहां की आबादी है। तो 22 करोड़ के आसपास आबादी है, और ये आखिरी जनगणना के हिसाब से है। तो अभी हम ये मान सकते हैं कि 23 से 24 करोड़ आबादी होगी पाकिस्तान की, और उसका 15% अगर हम देखें तो 15% के हिसाब से वो लगभग वही हम मान लें कि वो तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ के आसपास की आबादी शियाओं की होगी तकरीबन। अब ये लगभग वही आंकड़ा है जो भारत में माइनॉरिटीज का, सबसे बड़ी माइनॉरिटी का है, मुसलमानों का, तकरीबन आसपास बैठता है परसेंटेज वाइज। तो वो एक, लेकिन यहां पर हिंदू आबादी में बहुत ज्यादा है और इसलिए चुनावी राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पोलराइज होती है। यहाँ पर शासक के लिए फिलहाल की स्थितियों में किसी एक की तरफ खड़ा हो जाना बड़ा आसान है, क्योंकि इतने सारे वोट मिल जाएंगे, आप जीत जाएंगे।
वहां पे ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि 15% आबादी का मतलब वहां की आबादी के हिसाब से 6-7 करोड़ हो गया। और बड़ी आबादी शियाओं की जो है, परसेंटेज वाइज इन कंपेरिजन टू सुन्नीज, वो पढ़ी लिखी ज्यादा है। तो और वो कॉन्शियस है राइट्स को लेके, वो अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, वो थिंकर हैं, राइटर हैं, बहुत सारे लोग। अब दूसरा हिस्सा इसका पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स में वर्चस्व की एक लड़ाई है, और पोलराइजेशन का खेल पूरा वहां पर भी चलता है, क्योंकि अभी की स्थिति में जब से वहां पे डेमोक्रेसी दोबारा से बहाल हुई है, या इवन अगर हम मुशर्रफ का दौर भी देखें, तो जियाउल हक के बाद से ये जो इस्लामिक तानाशाही है ना, उस तरह की शरिया वाली, वो नहीं आई अभी तक एक बार। तीसरा इसका जो हिस्सा है वो, और ये केवल मूलभूत कारण है, अभी जो अचानक से अभी जो भड़का है वो एक दूसरी वजह है, वो बहाना जो इनको मिला। तीसरा कारण जो है वो एक नया कानून है जो पंजाब की असेंबली में पास हुआ है। और इस कानून को जो है वो नाम अंग्रेजी में इसको जो है वो इस्लामिक फाउंडेशन प्रोटेक्शन एक्ट या प्रोटेक्शन बिल कहा गया। और लेकिन इसका दरअसल उर्दू में इसका जो नाम है, तो ये 22 जुलाई को, यानी कि तकरीबन 2 महीने पहले पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली जो है, विधानसभा ने बिल पास किया। और इसका नाम है पंजाब तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम की, यानी कि इस्लाम की जो बुनियाद है, फाउंडेशन जो है इस्लाम की, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये बिल पास किया और ये कानून बना। अब ये कानून बहुत दिलचस्प है। इस कानून ने ये कानून आप मुझे बताइएगा एक बार, ये जानकारी में इजाफा कर दीजिए। पंजाब में इस वक्त सरकार किसकी है? मतलब केंद्र में तो हमें पता है, पंजाब में विपक्ष की सरकार है, याद रखिएगा। हम्म हम्म तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल मसला है, लेकिन ये हुआ क्या है। तो अब, और ये पंजाब में इस समय जो सरकार है वो कट्टरपंथी सरकार है, यानी कि जो वहां का जो रेडिकल इस्लामिस्ट या सुन्नी जो बहुल आबादी है वहां की, जो बड़ी आबादी है, जो मेजोरिटी है, वो उसके समर्थक वो लोग हैं। हाँ, तो शरीफ अब परिवार बेसिकली सत्ता चला रहा है। शरीफ परिवार सत्ता चला रहा है, पर इंटरेस्टिंगली शरीफ परिवार को अगर आप ध्यान से देखें, तो शरीफ परिवार कभी भी रेडिकल नहीं था। शरीफ परिवार या नवाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स थी, वो कोई कट्टर इस्लाम की पॉलिटिक्स नहीं थी, अगर आपको याद हो। हाँ, है इस ना? मामले में तो शरीफ ही हैं। माइनॉरिटीज के साथ वो खड़े रहे हैं, और तमाम मौकों पे दिवाली पर जाना, हाँ, होली होली और पर दिवाली पे दिखना, जाने की वजह से बहुत विवाद झेला उन्होंने, बिल्कुल। बहुत विवाद झेला उन्होंने, है ना। तो वहां पे जो है वो दिलचस्प बात यह कि वो बिल आता है, और उस बिल की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि वहां पे जो है ये बिल पेश किया गया, बिल पास हुआ। स्पीकर वहां के जो चौधरी परवेज इलाही उनका नाम है, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू जो है, क्यू, PML क्यू, यानी कि कायदे आजम ग्रुप अपने आप को जो कहता है। शरीफ परिवार के पास है PMLN और ये हाँ, PML बिल्कुल, क्यू। बिल्कुल। नवाज और क्यू अलग है। और क्यू की क्या खासियत है? क्यू जो है वो सेंट्रिस्ट टू सेंटर राइट नेशनलिस्ट पार्टी कहलाती है, यानी कि वो सेंटर से राइट की ओर जाने वाले राष्ट्रवादी पार्टी है, जस्ट लाइक द रूलिंग पार्टी इन आवर कंट्री। और जैसे शिवसेना की बात कहते हैं हम लोग, इस तरह से। शिवसेना की बात भी नहीं, शिवसेना तो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखती है ना, ये सेंटर टू राइट है। ओके। यानी कि अगर शिवसेना, अब जो शिवसेना है, अगर आप उसको छोड़ दें, जो उसका मूलभूत ढांचा था, जो बाल ठाकरे ने स्थापित किया था, वो तो कहते थे ना कि मुझे डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है, खुलेआम कहते थे। वो तो कहते थे, हाँ। हाँ, तो वो सेंटर टू राइट नहीं है, वो तो बेसिकली एक राइट विंगर पॉलिटिक्स थी, है ना। अभी शिवसेना किस रास्ते जाएगी ये हमको पता नहीं है, हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जब ऐसे कोई विचार रखने वाला इतने कट्टर कोई लोकतंत्र में एंट्री करता है, तो वो सेंटर टू राइट होगा। मतलब आसान भाषा में समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं है, खैर। हाँ, नहीं, वो राइट टू सेंटर होगा, यानी कि वो राइट से सेंटर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, राइट टू सेंटर। ये सेंटर में दिखना चाहते हैं या सेंटर में दिखते हैं, पर ये राइट की ओर है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है फॉर एग्जाम्पल, कि उसका मूलभूत विचार RSS से आता है, जो राइट विंगर है, पर वो पार्टी जो है वो गांधीवादी समाजवाद का नारा लेके आती है ना। तो सेंटर टू राइट है, और बेसिकली इनका वोट बैंक जो है वो जो मेजोरिटी है पंजाब की या देश की, वो है सुन्नी। तो अब ये जो बिल है, इस बिल का पाकिस्तान की माइनॉरिटीज जो है वो विरोध कर रही, जिसमें मेनली क्रिश्चियंस हैं और हिंदूज हैं, ठीक है। लेकिन सुन्नी जो है
वो इसका समर्थन कर रहे हैं, खासतौर पे कट्टर जो ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं वहां की कट्टरपंथी। अब इसमें एक चीज और है मजेदार बात, कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की पार्टी इस कानून का विरोध कर रही है। तो ये कानून आने के बाद ही माहौल बनना शुरू हो गया था। उसके बाद आता है आशूरा। आशूरा शियाओं का एक जो उनका मेमोरियम का के ही ज्यादातर उनके जो मौके हैं, जिसमें मुहर्रम है, आशूरा है। तो आशूरा, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? हाँ हाँ हाँ। तो आशूरा इमाम हुसैन की शहादत को याद करने का एक मौका है। और अ, इसको हम समझे तो जैसे ही जो है वो आशूरा और पूरा ये प्रोफेशन शुरू होते हैं, और उसमें से बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे लाइव हो रहे थे सोशल मीडिया पे और टीवी पे, है ना? ये और तो अभी हाल ही की बात है सर। ये बिल्कुल अभी अगस्त की बात है ना? तो अगस्त में जब ये सब चल रहा था, ये जो पूरा मुहर्रम का पूरा हुआ था, है ना? तो अगस्त में जब चल रहा था, और उसी दौरान अचानक से जो है वो केस दर्ज होने शुरू हो गए पुलिस थानों में। शिया जो क्लेरिक्स हैं, जो मौलाना हैं, उनके खिलाफ, इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो है वो केस होने शुरू हुए। और वहां से शिया समुदाय, बेसिकली एक विंडिक्टिव एजेंडा शिया कम्युनिटी के खिलाफ, उसके तहत केस दर्ज होने शुरू हुए। और धीरे धीरे माहौल बनाया जाने लगा। और सोशल मीडिया अगर आप देखें पाकिस्तान का पिछले एक महीने का, तो वो भर गया है एंटी शिया सेंटिमेंट से, जहां पे लगातार सच्चे और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ होता है। एक बहुत दिलचस्प बात और नितिन है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बताऊं आपको? बिल्कुल, बताइए बताइए बताइए, बहुत समय हमारे पास। बहुत दिलचस्प बात। आपको याद होगा कि कैसे हिंदुस्तान में एक पूरा तबलीगी जमात वाला मामला हुआ था, जहां पे पूरा देश या पूरा मीडिया या कहे तो तमाम लोग जो हैं वो एक कम्युनिटी, बल्कि मुस्लिमों की एक जो स्पेसिफिक जमात है उसके पीछे पड़ गए थे। इसका नाम था तबलीगी जमात। और लगातार ये माहौल बनाया गया कि तबलीगी जमात की वजह से जो है वो कोरोना वायरस फैल रहा है। हिंदुस्तान में लोगों को पता नहीं है, कभी कोई खबर इस पे चली नहीं, हमारी मीडिया तो बहुत सारी और चीजों में व्यस्त हो चुकी। तो पाकिस्तान में बिल्कुल लगभग सेम ऐसी ही चीज थी। अच्छा। पाकिस्तान में डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई। हम्म। डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों में 45% लोग ऐसे थे जिन्होंने ईरान की यात्रा की। अच्छा, और वो शिया थे? अब अव्वल तो ईरान ईरान से क्या आप सोचेंगे, ठीक है? ठीक बात। एक बात। अच्छा, इसमें एक फैक्ट तो है, पर जाहिर सी बात है, जैसे भारत में तबलीग के साथ हुआ, उन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया था, है ना? ये एक अवेयरनेस का इशू था, क्योंकि शुरुआत में इस बीमारी को लेकर भारत या पाकिस्तान कहीं भी उस तरह की अवेयरनेस नहीं थी। भारत में तो बाद में अदालत ने बाकायदा इस बात को कहा हाँ, है। तो हमारी हमारी सरकारें कैसी हैं अवेयरनेस फैलाने के मामले में, हम जानते हैं, ठीक है ना? तो जब लोगों से ये कह दिया गया कि कोरोना वायरस से हमको कोई खतरा नहीं है, फरवरी में ही कह दिया गया था, तो कैसे, तो वही स्थिति पाकिस्तान में थी। वहां तो लॉकडाउन भी बहुत देर में हुआ है। तो एक कम्युनिटी है, एक एथनिक कम्युनिटी है, जिसको हम हिंदुस्तान में ट्राइब भी कहते हैं कई बार। तो पाकिस्तान का एक लंबा बॉर्डर है जो ईरान से जुड़ता है, ठीक है, ईरान से लगा हुआ। एक कम्युनिटी है, एक एथनिक कम्युनिटी है, जिसका नाम है हजारा। हजारा जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए लगातार बॉर्डर क्रॉस करके बाई रोड ईरान आते जाते रहते हैं, ठीक है? अब आगे की बात, है कौन? बहुसंख्यक हजारा शिया है। शिया है। और पाकिस्तान में जब डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई, तो बाकायदा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी वेलफेयर की जो मंत्रालय है वहां पे, उसने बाकायदा कैंपेन चलाया कि इस तरह से कुछ ना हो। लेकिन डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आते ही शियाओं के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर गया, और सोशल मीडिया से लेकर सब जगह ये माहौल बन गया। अच्छी बात, मीडिया ने ये सब नहीं चलाया, पर
ये माहौल बन गया कि शिया जो है वो ईरान से कोरोना वायरस लेकर आए। तो शियाओं के खिलाफ लगातार माहौल बन रहा था वहां पे। उस बीच अनडाउटेडली ये लगातार होता रहा है कि कुछ शिया क्लेरिक भी ऐसे हैं, और किसी भी धर्म में, किसी भी सेक्ट में इस तरह के कुछ लोग होते हैं जिसको हम नोटोरियस एलिमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो जैसे इस तरफ के मौलाना है या इस तरफ के महंत है, वैसे उस तरफ के भी कुछ एक होते हैं। तो कहीं ना कुछ हर बार, चूंकि एक ऐतिहासिक एक दुश्मनी जिसे हम कहते हैं, दरअसल एक ऐतिहासिक नाराजगी है, शियाओं और सुन्नियों की आपस में एक विवाद है, और वो इस चीज को लेकर नहीं है कि रसूल कौन है ना, रसूल एक ही है, पर उनके साथियों और आसपास के लोगों को लेकर मतभेद है। जबकि सुन्नी भी हजरत अली को बहुत सम्मान देते हैं, सुन्नी भी इमाम हुसैन को बहुत सम्मान देते हैं, और मुहर्रम में सब शोक मनाते हैं। ऐसा नहीं कि सुन्नी कोई जश्न मना रहे होते, नहीं है बिल्कुल ऐसा। लेकिन जो इमाम हुसैन की शहादत और हजरत अली का खलीफा ना बनने की जो पूरी कहानी है, जो पूरा एक वहां का एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो है, और उसमें शियाओं के बहुत सारे क्लरिक्स, अपने जो मजलिसें होती हैं उसमें कुछ क्लरिक्स ऐसे हैं, बहुत सारे तो नहीं पर कुछ क्लरिक्स, जो बहुत पब्लिकली और बहुत ब्लंट लहजे में दोषी ठहराते हैं अलग अलग तरह की वजूहात को, जिसमें से एक रसूल के कुछ करीबी लोग हैं जो उनके इंतकाल के समय या उसके पहले और उसके बाद उनके आसपास थे, और उनमें से बहुत बड़ी आबादी का मानना है कि बहुत सारी नाइंसाफियां। ठीक है, ये तो लेकिन पुरानी बात है ना। ये पुरानी बात है, लेकिन हाँ। 1400 साल से, भाई पुरानी बात तो नितिन बहुत सारी है ना। हाँ, मैं वही कह रहा था कि ताजा मामला तो यही है ताजा कि मामला, कोरोना को लेकिन लेकर और वो जो चली आ रही कानून है, यहाँ माहौल इसीलिए बनाया जाता है। मामला क्या है कि इस बार भी आशूरा के दौरान इस तरह की खबरें आई कि कुछ शिया क्लरिक्स ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, और ये एक झूठ भी हो सकता है, और हाँ, ये भी लेकिन सोशल मीडिया पर उन क्लरिक्स के बयान चल रहे थे, जो आप कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत अतिवाद पर चले गए थे, जैसी उन्होंने बातें की। लेकिन ये आज से नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी ने कुछ बोला हो। ये तो दोनों तरफ से हमेशा से सिलसिला चलता रहा। बात, इस्लाम के मुताबिक, अगर इस्लाम के हिसाब से भी जाए तो किसी सहाबा की बात हुई है यहाँ पे, कि जो मोहम्मद के कंपेनियंस थे रसूल के, सहाबास को लेके बोला, तो किसी सहाबा को क्रिटिक कर देना इस्लाम में उस तरह का अपराध नहीं है जैसा रसूल को क्रिटिक करना। ठीक है ना? ठीक है। तो और ये सालों साल से चल रहा है, ऐसा थोड़ी है, हदीसें इतनी सारी लिखी गई हैं जो एक दूसरे को बाकायदा कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, दोनों चीजें करती हैं। तो ये तो सालों साल से चल रहा है। तो लेकिन इस बार इसको लेके भयानक माहौल बनाया गया। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अगर इस बार किसी ने बोल दिया है तो पहली बार बोला होगा। ठीक है, तो ये जो खेल खेल रहा है वो कौन है? इतने साल से चला आ रहा है, इतना ये तो मुद्दत हो गई, लेकिन ये जो अब खेल हो रहा है ये किसके हाथों में खेला जा रहा है? इस पे दोनों तरफ के लोग हैं, हाँ, लेकिन ज्यादा बड़ी स्थिति वही है जो हम अपने देश में देख रहे हैं कि जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर आप देखें तो 2018 तक जो है वो पाकिस्तान में शियाओं के ऊपर हिंसा की बहुत सारी घटना हुई, बड़ी तादाद, है ना। और 2018 तक लगातार घटनाएं होती रही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो पाकिस्तान में नई सरकार कब आती है? 2018 में, 18 अगस्त 2018 को इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हैं। कंपैरेटिवली जो शिकायतें हैं शियाओं के ऊपर वायलेंस की, वो उसके बाद कम है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जमात इस्लामी क्यू जो पंजाब में काबिज है, तो जमात इस्लामी क्यू जो है, जो अपने आप को कायदे आजम कहती है, इंटरेस्टिंगली जिन्ना की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल उलट, तो वो कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है कि चुनाव जब आए तो सुन्नियों का बहुमत जो है वो उन पार्टियों की तरफ हो जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये जिस प्रोटेस्ट की पाकिस्तान में बात हो रही है उसकी तस्वीरें सब जगह आ रही हैं। आप उस तस्वीर को गौर से देखिए, वो एक सड़क का एक स्पेसिफिक हिस्सा है। आप किसी भी सड़क पे, हाईवे पे 30,000 लोग खड़े कर देंगे तो आपको ऐसे ही भरी हुई दिखेगी, है ना। हाँ, लाखों लोग नहीं इकट्ठा हुए इस प्रोटेस्ट में, लाखों लोग नहीं इकट्ठा हुए इस प्रोटेस्ट में। 30,000 लोग, 30,000 के आसपास, 25 से 30,000 लोग आए, और वो सारे 25-30,000 लोग वो जो हार्डलाइनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना,
वो उनके, आप सवाल पूछे तो बताता जाऊंगा आपको, इसमें बहुत सारी डिटेल्स, बहुत मजेदार डिटेल्स। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा था आपसे कि ये जो संगठन है जिन्होंने हाँ ये 30,000 हाँ लोग इकट्ठे किए, इनकी हाँ। पॉलिटिक्स क्या है, ये जरा बताइए। इनकी पॉलिटिक्स वही है जो बेसिकली, आप इसको वहाबी इस्लामिक पॉलिटिक्स कह सकते हैं, आप इसको सुन्नी पॉलिटिक्स कह सकते हैं, आप इसको मेजोरिटेरियनिज्म जिसको हम कहते हैं, बहुसंख्यकवाद, आप इसको वो कह सकते हैं, और कट्टर इस्लाम जो है। और यहाँ पर वो जो कानून जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत दिलचस्प चीज है, वो कानून यहाँ पे कैसे आता है, वो क्या खेल खेलता है, वो बहुत मजेदार बात है। ठीक है, अब वो कानून कहता क्या है, तो वो जो हाँ तहफ्फुज़ बुनियाद इस्लाम, प्रोटेक्शन ऑफ फाउंडेशन ऑफ हाँ, इस्लाम जो बिल पंजाब गवर्नमेंट 2020, ला रही है जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ले पाकिस्तान आई, मुस्लिम लीग पास हो शामिल है, गया, वो जो पास हो विपक्ष गया, है, हाँ पास हो गया, 22 ठीक है, जुलाई को पास हो गया, कानून बन गया। देश में विपक्ष है, पंजाब में सरकार है। अब सुनिए वो कानून कहता क्या है, वो कहता है कि प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, अब ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स क्या है ना, पहला, लिटरेचर ऑफ ब्लास्फेमस नेचर। अब ये अपने आप में पाकिस्तान में आसिया बीबी के केस से लेकर अब तक एक विवाद का इशू रहा है कि भाई ब्लास्फेमी आखिर है क्या। सलमान तासीर की हत्या कर दी गई, ब्लास्फेमी क्या है ना। और पाकिस्तान की तमाम जो प्रोग्रेसिव सरकारें रही हैं वो इससे निकलना चाहती रही है कि भैया किसी तरह खत्म हो। अदालतें बार बार कहती रही हैं कि ब्लास्फेमी को बदला निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस कानून को। ब्लास्फेमी तो ऐसा हो गया है जैसे राष्ट्रद्रोह। हाँ, आपको पता ही नहीं है ब्लास्फेमी क्या है भाई, है ना। आसिया बीबी को बरी करने के बाद कोर्ट ने जब बरी किया, उसके बाद किस तरह की हिंसा हुई थी पाकिस्तान में सड़कों पर, हमने अपने देखा था। तो वो कहती है कि ब्लास्फेमस नेचर की का पब्लिशिंग, लिटरेचर पब्लिश नहीं कर सकते आप। अब क्या है ये, तो फिर सरकार तय करेगी। दूसरा, पिक्चर्स बॉम्बर्स, टेररिस्ट, बॉडीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड स्टेटमेंट्स। अब ये बहुत दिलचस्प बात है, इस एक्ट में जब आप कहते हैं कि आप सुसाइड बॉम्बर्स, दहशतगर्दों, विक्टिम्स, उनके विक्टिम्स और उनकी एक्टिविटीज और उनके स्टेटमेंट्स की तस्वीरें पब्लिश नहीं कर सकते, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि हम तो कट्टरपंथियों को रोक रहे हैं ऐसा करने से। पर दरअसल ये कंटेंट नहीं छापते हैं ज्यादातर, ये कंटेंट प्रेस छापता है। हाँ, ये तो मतलब पत्रकारिता की आजादी पर आप भी प्रेस को बैन लिमिट कर लगाना रहे हो हैं। गया। हाँ, कि वो आतंकवाद या कट्टरपंथ के खिलाफ ठीक से काम ही नहीं कर सकता है। एक तीर से कई शिकार ठीक है, है। अब इसका एक और लॉ जो मैंडेटरी किया गया है वो सुनिए कि जो इस्लाम में रिवायत है, द ब्लेस्ड नेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि रसूल का जब नाम लेते हैं तो उसके बाद जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते हैं, पीस बी अपॉन हिम। इस कानून में एक और चीज जोड़ दी गई है कि आपको रसूल का नाम लेने के बाद उसके आगे खत्मे नबीन, यानी कि नबी खत्म हो गए इसके बाद, यानी कि अच्छा, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, यानी कि रसूल के नाम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में आपको खत्मे नबीन लगाना पड़ेगा। ये कानून बना दिया गया है पंजाब, और ये ना लगाने पे आपको सजा है। इसको ब्लास्फेमी भी मान सकता है कोई। और तर्क क्या दिया गया कि बेसिकली, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके लिए एक रेजोल्यूशन आया था जो नवाज शरीफ की पार्टी के एक मेंबर ने रखा था। तो लाए वो थे। लाए वो नहीं थे, एक रेजोल्यूशन वो लेकर आए थे, उसमें था कि दाढ़ियां ट्रिम करने पर, जो फैशनेबल स्टाइल्स में दाढ़ियां हैं, उसमें उसको ट्रिम करने पर जो है वो रोक लगा दी जाए। सही। और सलून्स पे सख्ती की जाए। सही। ठीक है, ये वहां पे चल रहा है। अब इसमें दूसरा खेल हो गया, अब इसमें जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज या दूसरी और इवन इस्लाम के अंदर के कुछ सेक्ट्स और बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग इसके खिलाफ आए, और बाकायदा जो पाकिस्तान कैथोलिक बिशप्स का जो है वो, जो उनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे, मैं उनका नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, काशिफ असलम नाम है उनका। हाँ, तो काशिफ असलम ने जो बिशप्स का जो नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस है वहां पे, क्योंकि ईसाइयों पर बड़ा जुल्म हुआ है वहां पे, तो उन्होंने तो ये कहा कि ये बाकायदा रिलीजियस माइनॉरिटीज को टू पुश अगेंस्ट द वॉल, दीवार पे बिल्कुल धक्का देके चिपका देने वाला एक प्रोसेस है, और ये पाकिस्तान को रियासत मदीना में बदलने की कोशिश है, और ये वेलफेयर स्टेट का इस्लामिक वर्जन है, ये कोई सेकुलर वर्जन नहीं है, सबके लिए नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात
जैसा कि आप समझ गए होंगे, जो इसके इसमें जो सारी बातें हैं, वो दरअसल राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनको उनको एक भाती। विंडो दे रहे हैं, उनको एक मौका दे रहे हैं कि वो लगातार परेशान कर पाए। ठीक है। और इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज जो है वो 80s में फॉर्म हुए थे, 1980 और उसके बाद, और उसमें कुरान की डिसरिस्पेक्ट करना, उसके लिए जो है वो आजीवन कारावास की सजा है, और रसूल की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए डेथ पेनल्टी। बेसिक बात यह है कि ब्लास्फेमी पर तो लॉ था, लेकिन अब जो है पंजाब की सरकार अब उसको इसे एक्सटेंड और कर दिया है। वृहद कर रही है, अब ताकि उसको एक्सटेंड कर दिया है। हाँ बिल्कुल, ताकि जो राइट विंगर्स हैं उन्हें खेलने का हाँ, बढ़िया आगे मौका तो मिले। रिलीजियस माइनॉरिटीज में आक्रोश था, हम्म लेकिन उसमें दिलचस्प बात क्या, आप ये समझिएगा कि ये सारा खेल और आगे जाता है। ये जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट तो शियाओं के खिलाफ हो रहा था, है ना, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनमें से एक जमीयत उलेमा इस्लाम है, एक अहले सुन्नत पाकिस्तान है, और उसके अलावा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत और मरकजी जमीयत अहले हदीस। अब देखिए, अहले सुन्नत और अहले हदीस यहाँ पे साथ खड़े हो गए आके, ठीक है ना। दूसरा JUIS, जमीयत उलेमा इस्लाम एस, सुन्नी उलेमा काउंसिल, और उसके अलावा एक आध दो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये सब हार्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ज्यादातर, और इसमें से कुछ पॉलिटिकल है, कुछ एपॉलिटिकल है, पर हम सब जानते हैं कि धर्म अपने आप में पॉलिटिकल चीज है, वो कोई नॉन पॉलिटिकल चीज है, पॉलिटिकल चीज होती नहीं है, हम कहते कुछ भी रहे, है ना। खास तौर पे इस हिस्से में तो एशिया के नहीं होता है, ठीक है। अच्छा बल्कि गल्फ से लेके यहाँ तक। अभी सुनिए अच्छा इन्होंने मांग क्या की। अच्छा बताइए, फिर मेरा आखिरी सवाल आएगा, बताइए। तो इन्होंने क्या किया, आप सोचिए, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो शियाओं का, ठीक है ना, आप मांग क्या कर रहे हो, आप जब आप मांग पे आएंगे तब आपको मजा आएगा। बताइए। इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, ठीक है, सारे संगठनों ने मिलकर, इन जिन्होंने लोगों ने वो मिलकर 30,000 लोग जमीयत-उल-उलमा इकट्ठे इस्लाम, किए थे। अहले सुन्नत पाकिस्तान, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत, मरकजी जमीयत अहले हदीस, JUIS, सुन्नी उलेमा काउंसिल, और भी जो संगठन थे 8, 10, 12, 15, इन्होंने इस्लामाबाद में सबने एक साथ मीटिंग की। इसमें बहुत सारे कुछ संगठन ऐसे हैं जो एक दूसरे को ऊँटी आँख नहीं सुहाते हैं, और इस मामले में एक साथ खड़े हुए हैं, और उन्होंने एक नए कोalition का ऐलान किया, ठीक है, एक नए गठबंधन का ऐलान कर दिया, और शियाओं की ब्lasphemy लॉज के अंडर में अरेस्ट की मांग, और इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें सबसे पहले निंदा प्रस्ताव एक आया, जिसमें रसूल के सहाबाज जो थे, प्रॉफिट के कंपेनियंस, उनकी इंसल्ट की निंदा की गई मजलिसों के दौरान। जब आप कहते हैं मजलिस, तो आप सीधे शिया कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद वो शिया जो मुहर्रम के जुलूस का लाइसेंस रखते हैं, वहां पे लाइसेंस दिया जाता है जुलूस निकालने के लिए मुहर्रम में, है ना, क्योंकि बहुत हिंसा हुई है लगातार, तो आपको लाइसेंस लेना होता है सरकार से अगर आप मुहर्रम का प्रोसेशन निकालना चाहते हैं पब्लिकली। हाँ, जैसे हमारे यहाँ इजाजत होती है प्रशासन की। इस ग्रुप ने, इस कोalition ने वो शिया जिन्होंने लाइसेंस लिया है मुहर्रम के जुलूस निकालने के लिए, उनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस दर्ज करने की मांग। अच्छा। इन्होंने सरकार से नेशनल कमीशन बनाने की डिमांड की है, जो फिरका परस्ती या ये जो सेक्टेरियनिज्म है इस्लाम का, उसको रोकने पे काम करे। इसका मतलब क्या है, आप खुद एक सेक्ट है, खुद एक सेक्ट है, लेकिन सेक्ट और खड़े ना हो, या फिर एक जो और सेक्ट है उस पर पाबंदी लग जाए, तो आप उसी के नाम पर विरोध पे उतरे। तो ये सीधे सीधे वहां जो सेक्टेरियन माइनॉरिटी है, रिलीजियस नहीं, सेक्टेरियन माइनॉरिटी, यानी कि वो शिया हो सकते हैं, वो अहमदिया हो सकते हैं, वो बोहरा हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और रिलीजियस हेट्रेड एंड इंसाइटमेंट के खिलाफ एक कमीशन बनाया जाए। आप देखिए दिलचस्प बात, ये कह कौन रहा है ना, लुक हु इज टॉकिंग। अब सुनिए, इसके बाद ये पहुंच जाते हैं वहीं पंजाब असेंबली पे। पंजाब असेंबली से क्या रिश्ता है, अब यहां तक तो सब शियाओं के खिलाफ चल रहा है ना। बिल्कुल। चौथे पॉइंट पे ये कहते हैं कि जो पंजाब असेंबली का कंट्रोवर्शियल ये जो तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम प्रोटेक्शन बिल जो है,
प्रोटेक्शन ऑफ फाउंडेशन ऑफ इस्लाम बिल, जिसको पंजाब असेंबली में पास किया गया है, उसको बाकी राज्यों में रेप्लिकेट करके इम्प्लीमेंट किया गया। आप समझ रहे हैं? इमरान खान ने जब ये बिल आया तो अब दिलचस्प बात यह है कि आप ये समझिए कि इमरान खान एक प्रधानमंत्री कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं था, मुझे जब ये बिल पास हुआ तो पता चला टेलीविजन के थ्रू कि ऐसा एक बिल पास हो गया है, और मैं आशूरा को पीसफुल ऑब्जर्व करने के लिए पूरे देश का धन्यवाद करता हूँ। ट्वीट करते हैं, अब सारे प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं इस तरह के जितने भी हैं, तो और लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो फिरका परस्ती की आग लगा रहे हैं ऐसे मौके पे, हम उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेंगे। और सारा मामला ये है, प्रधानमंत्री ये कह रहा है, वो अपने आप को दुनिया में, क्योंकि ईरान से संबंध भी नहीं खराब करना चाहता है पाकिस्तान, ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान के ईरान से संबंध खराब हो गए हैं। इमरान खान की ट्वीट जो है, और इसमें दिलचस्प बात, आप जो सवाल पूछे थे पूछ लिया, तो मैं एक और बहुत दिलचस्प आंकड़ा है जो मैं आपको बताऊं। नहीं, मैं तो बस आपके विचार इस पे जानना चाहूंगा इसके बाद कि ये जो कुछ हो रहा है, ये सिलसिला शियाओं के खिलाफ, ये कुछ वैसा ही आपकी नजर में है क्या जैसा कि कुछ दशकों पहले अहमदियों के साथ हुआ पाकिस्तान में, जो आज वोटिंग के अधिकार से भी महरूम? दरअसल इसको हम थोड़ा सा और दिलचस्प तरीके से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे फिलहाल वोटिंग राइट्स जैसी कोई स्थिति नहीं है, और उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आबादी में 96% लोग मुसलमान, ठीक है, इस्लाम को फॉलो करते हैं, जिसमें से 75% के आसपास सुन्नी है, और 15% जो है वो शिया मुस्लिम, ठीक है। और बाकी बचे जो 6% है, वो जो है उसमें क्रिश्चियन है, हिंदू है, अहमदिया है, वो सब मिलकर बनाते हैं। अहमदिया इतनी छोटी आबादी थी कि ये करना आसान था। हाँ, कम थे, बेहद कम थे, बिल्कुल कम थे। 3% आबादी बनाते हैं क्रिश्चियन, हिंदू और अहमदिया मिलकर कुल पाकिस्तान। अहमदिया कितने होंगे? ये बहुत आसान था। शिया मुस्लिम 15% हो गए, 15% है, बहुत बड़ी आबादी है। दूसरा, अगर आप गौर से देखें तो शियाओं का जो अप्रोच है वो अहमदियों को लेकर कोई बहुत अलग थोड़ी है पाकिस्तान में। ऐसा थोड़ी है कि शिया उनको मुसलमान मान लेते हैं या उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। शिया भी तब सुन्नियों के साथ ही थे जब अहमदियों के साथ हाँ, सब कुछ हो रहा था। वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, है ना। और ये हमेशा गड़बड़ी, ये बात सबको समझनी चाहिए कि आप जब किसी एक कट्टरपंथी का साथ दे रहे होते हैं अपना फायदा देखते हुए, या किसी दूसरे को दबाने के लिए, तो एक ना एक दिन वही कट्टरपंथी आपके खिलाफ भी आएगा, वो छोड़ेगा नहीं। जो मार्टिन निमोलर की कविता है जर्मन भाषा में, जिसमें कहता है कि पहले वो यहूदियों के लिए आए, है ना, तब मैं चुप रहा, फिर मेरा नंबर आया। हाँ, नहीं, ठीक है, वो मुझे ठीक है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग जो डेटा है, आप डेटा बताइए। हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि 1987 से और 2017 तक जो डेटा है पाकिस्तान का, ये वो बताता है कि 20 साल में, 87 से 17 तक 20 साल में 1549 ब्लैस्फेमी के केस दर्ज हुए, ठीक है, 1549, ठीक है। यानी कि 20 साल में ये केस थे। इसको अगर हम देखें तो तकनीकी तौर पे एक साल में 77 से 78 केस दर्ज हुए केवल, ठीक है ना। लेकिन केवल इस अगस्त में पाकिस्तान में 40 ब्लैस्फेमी के केस दर्ज किया जाए, यानी कि कहां साल भर में 78 केस दर्ज हो रहे थे, कहां एक महीने में 40 केस दर्ज हो रहे थे। और इससे आप समझ सकते हैं कि खेल क्या चल रहा है। यहाँ पे वोटिंग राइट छीनने का मामला कम है, यहां पर मामला ये है, वही जो हिंदू राइट विंग हिंदुस्तान में करता है, अगर हम देखें कि पोलराइजेशन किया जाए, जिससे कि ऑलरेडी कोरोना और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सरकार के सामने चैलेंज ये है कि वो ईरान से रिश्ते नहीं बिगाड़ सकती अभी की स्थिति में, ठीक है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई चीन से झगड़ा नहीं है ईरान का, है ना। लेकिन पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है इस समय ईरान के, आपको पता है, वो सब पूरा पोर्ट वोर्ट वाला मामला सब जो है ढह गया है ना, सब पूरा खत्म हो गया है। तो भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं, चाबहार वाला भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास एक मौका है चीन के साथ मिलकर, वो क्योंकि वो चीन को काम मिलेगा, जाहिर सी बात है। और दुनिया में अब कोविड के बाद, ईमानदारी की बात यह, कोविड के बाद अमेरिका सुपर पावर नहीं है, कोविड के बाद सुपर पावर अब चीन है इस दुनिया। आप इसको माने या ना माने, है ना, बड़ी ताकत के तौर पे चीन उभरेगा। हम इसको माने या ना माने, अच्छा लगे बुरा लगे, हम सब जानते हैं वहां डेमोक्रेसी नहीं है, हम सब जानते हैं वहां गड़बड़ है। पर फिलहाल सच ये है, इस समय
इकोनॉमी भी किसी की अगर रिवाइव करने लगी तो चीन की। चाइना की एक कर रही है अभी। पिछले एक दिनों बिजनेस टुडे का ही आंकड़ा था, G7 बिल्कुल। देश और चाइना इंडिया का एक मिलाकर चाइना सबसे बेहतर स्थिति में। हाँ, तो सुपर पावर जो पूरी पूरी लड़ाई है दुनिया की, अब वहां पे वो एक तरफ खड़ा हुआ है, और बाकी तरफ सब एक तरफ भी हो जाए तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में मंदी आएगी और लोगों को सस्ता सामान चाहिए होगा, और सस्ता सामान केवल एक ही देश दे सकता है बना के, वो कौन है, सब जानते हैं। बिल्कुल तो ठीक। पाकिस्तान की सरकार के सामने एक चैलेंज है ईरान से रिश्ते बना के रखने का। दूसरा, शियाओं का वोट जो इमरान खान को मिला था, ठीक है, उस वोट को बना के रखने का, उस वोट को कंटेन करने का, रिटेन करने का, क्योंकि वो भी चैलेंज। अगर वो भी चला गया तो क्या होगा, बिल्कुल, है ना, आसिया बीबी के मामले से लेकर अभी तक। और एक चैलेंज ये भी है, तो यहां पर ये जो पूरा एक, आप ये समझिए, ऐसे संगठन जो एक दूसरे के खिलाफ हिंसा तक कर चुके हैं, वो एक साथ आ गए और ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पॉलिटिकली मोबिलाइज और पोलराइज करने का खेल। बिल्कुल। और किस तरह से सत्ता में वापस लौटे देश की। अब पाकिस्तान में दरअसल हम समझे कि चूंकि कोरोना के समय में चीजें उतनी क्लियर, उतनी साफ इमरान खान के लिए नहीं है, और इसलिए अब जो है जो विपक्ष है, और खासतौर पे जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो पाकिस्तान पे अपना नियंत्रण चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो जो कहते थे इस्लामी रियासतों का रोशन मीनारा बनाएंगे इसको, है ना, वो सब अपने एजेंडे पर लौट आए हैं। वो अपने एजेंडे पे लौट ही नहीं आए हैं। बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। अगस्त 2018 से सितंबर 2020 आ गया है, इमरान खान को 2 साल हो गए हैं। अब चुनाव में बहुत समय नहीं बचा है ना, ठीक बात है, तो दोबारा चुनाव भी होंगे। अब ये तैयारी शुरू हो गई है उसकी, और कोरोना के समय जो अस्थिरता है, जो आर्थिक मंदी है, जो मजबूरियां हैं, उसका फायदा विपक्ष उठाना चाहता है। और शियाओं के खिलाफ माहौल बना के वो सुन्नी वोट को लाना चाहता है अपनी तरफ, जैसे हमारे यहाँ भी माहौल बनाया जाता है किसी के खिलाफ किसी के साथ ले जाने के लिए। बहुत सिंपल पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी इतनी लंबी बातचीत के लिए। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, शिया सुन्नी का विवाद, और कहीं कहीं कुछ कुछ वो इशारे, वो संकेत भी लोगों ने लिए होंगे कि वहां जो हो रहा है वो हमारे मुल्कों में ना हो, हमारे समाज में ना हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। बहुत शुक्रिया भाई। तो ये थी हमारी बातचीत पाकिस्तान में चल रहे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट पर। इस पॉडकास्ट के बारे में या किसी भी और शो पर आपकी कोई राय हो, इस पॉडकास्ट के बारे में या किसी और शो, इस पॉडकास्ट पर या किसी भी और शो पर आपकी कोई सलाह, मशवरा, तारीफ, आलोचना हो तो radio@aajtak.com पर हमें जरूर लिखें। इसके अलावा चाहें तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी हम मौजूद हैं, वहां कमेंट कर दीजिए, हम पढ़ेंगे जरूर। टेलीग्राम पर भी हम आ गए हैं, वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, ट्यून इन, हब हॉपर, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम हैं, हमें फॉलो कर लीजिए, वहां भी हम रोज मिलते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।